प्यारे बच्चों, हिंदी क्लासरूम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वर्ग नवम बिहार बोर्ड की पुस्तक अध्याय 3 अपवाह स्वरूप पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। इसका प्रश्न उत्तर आप लोगों को बताने जा रहे हैं। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। उसके बाद नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन लवणीय झील हैं? तो लवणीय झील कौन है? सांभर झील जो है वो लवणीय झील हैं। नंबर 3, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पटना। उसके बाद देखिए, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। उसके बाद देखिए, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखिए, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1960 ईस्वी। तब देखिए, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। उसके बाद देखिए, इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? तो ककोलत जो है गर्म जल का जलप्रपात है। कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गोसाई धाम कोसी नदी का उद्गम स्थल है। अब देखिए, हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो क्या है प्रश्न? जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, 2 दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? जल विभाजक कहते हैं। इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। अब देखिए नंबर 2 का क्वेश्चन, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो इसका उत्तर है गंगा नदी द्रोणी भारत में सबसे विशाल है। यह देश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है जो हिमालय से निकलने वाली 12मासी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों को कवर करती है। अब 3 नंबर का प्रश्न देखिए, सिंधु और गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी के बारे में पहले हम लोग जानते हैं। सिंधु नदी भारत की विशालतम नदियों में से एक है। यह तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले में प्रवेश करती है। अब गंगा देखिए, इस नदी की मुख्य धारा भागीरथी की उत्पत्ति हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गोमुख से हुआ है। अलकनंदा उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है तथा गंगा नाम से प्रवाहित होती है। अब थोड़ा इससे आगे बढ़ जाते हैं, 2-4 लाइन छोड़ के, जो कि मिस्टेक हो गया है।
गंगा के दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए। यह कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अब इसका उत्तर देखते हैं। गंगा नदी की दो मुख्य धारा है। नंबर 1 भागीरथी और नंबर 2 अलकनंदा। यह उत्तराखंड स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है तथा गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती है। अब 5 नंबर का प्रश्न देखिए। लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है। उत्तर देखिए। ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है तथा अपरदन कम होता है, इसलिए सिल्ट की मात्रा इसमें कम होती है। नंबर 6 का क्वेश्चन देखिए। कौन सी प्रायद्वीपीय नदियाँ धौसान घाटी से होकर बहती है। समुद्र में प्रवेश करने से पहले वह किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। तो इसका उत्तर देखिए। नर्मदा एवं तापी दो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो गर्त से होकर बहती है। समुद्र में प्रवेश करने से पहले यह ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर। हिमालय की नदियों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हिमालय की नदियाँ, अब देखिए इनकी विशेषता। हिमालय की अधिकांश नदियाँ 12मासी अथवा अस्थायी है। इन्हें वर्षा के जल के अतिरिक्त पर्वत की चोटियों पर जमे हिम के पिघलने से सालों भर जलापूर्ति होती रहती है। सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र जैसी भारत की प्रमुख नदियाँ हिमालय से निकलती है। इन नदियों ने प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गाज का निर्माण किया है। हिमालय जनित नदियाँ उद्गम स्थल से समुद्र तक यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के क्रियाकलाप को अंजाम देती है। यह नदियाँ अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती है और सिल्ट, बालू, मिट्टी जैसे अपरदित पदार्थ का संवहन करती है। नदियाँ आगे बढ़ती है, अवसाद की मात्रा बढ़ती जाती है। इससे मध्य एवं निचले मार्ग में जहाँ भूमि की ढाल कम हो जाती है, नदियों को संवहन करने में कठिनाई होने लगती है। परिणामतः नदियाँ विसर्पित होकर गोखुर झील, बाढ़ का मैदान और डेल्टा जैसी अनेक आकृतियों का निर्माण करती है। अब देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ। यहाँ की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, जिसका स्रोत मुख्य वर्षा जल का है। ग्रीष्म ऋतु एवं शुष्क मौसम में जब वर्षा नहीं होती है, यहाँ की बड़ी बड़ी नदियों का जल स्तर घटकर छोटी छोटी धाराओं या नलिकाओं में परिणत हो जाती है। इनमें से कुछ नदियाँ पठारी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, किंतु प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदियाँ छिछली और कम लंबी है। यह नदियाँ अनेक जगहों पर जलप्रपात का निर्माण करती है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की तुलना कीजिए। उत्तर देखिए। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ लंबी होती है, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ छोटी होती है।
2 नंबर देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ अधिक जल प्रवाह वाली होती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कम जल प्रवाह वाली होती है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती है। अब देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालें। भारत की अर्थव्यवस्था में नदियों का बहुत महत्व है। यह कृषि, सिंचाई, जल विद्युत, जलापूर्ति के साधन हैं। देखिए, कृषि के साधन कैसे हैं। भारत में बहुत ज़्यादा खेती होती है और नदियाँ सिंचाई के जल स्रोत हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी नदियाँ नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है, जिससे बहुत मात्रा में अनाज का उत्पादन होता है। अब देखिए, जल विद्युत उत्पादन। भारत के कई प्रमुख नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, दक्षिण की नदियाँ जल विद्युत के प्रमुख स्रोत हैं। साथ ही औद्योगिक विकास होता है। अब देखिए, जल परिवहन और व्यापार कैसे होता है। भारत की नदियाँ यात्रियों को आवागमन के माध्यम से देश के व्यापार को बढ़ावा देती है। नंबर 4, पर्यटन के लिए कैसे उपयोगी है। नदियों के किनारे अनेक तीर्थ स्थल हैं जो राष्ट्रीय आय में योगदान देते हैं। मत्स्य पालन और आजीविका। नदियों में मछली पालन से अनेक आदमी को रोजगार मिलता है। अब नंबर 5 का देखिए क्वेश्चन। भारत में झीलों के प्रकार का वर्णन उदाहरण सहित दीजिए। उत्तर, जल भरे विशाल गड्ढे को झील के रूप में जाना जाता है, पर झीलों के आकार प्रकार के साथ साथ उनके प्रकृति में भी भिन्नता पाई जाती है। वर्षा के जल के जमाव तथा हिमानियों एवं हिमचादरों के पिघलने से झील का निर्माण होता है। निर्माण की दृष्टि से झीलों के निम्नलिखित प्रकार हैं। नंबर 1, धसान घाटी झील। धसान घाटी में जब जल जमा होता है तब इस प्रकार का झील बन जाता है। अफ्रीका में इस प्रकार के झील की संख्या अधिक है। नंबर 2 देखिए, गोखुर झील। नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है या भूमि की ढाल कम हो जाती है, इससे गोखुर झील का निर्माण होता है। इसे गोखुर या परित्यक्त झील भी कहा जाता है। उत्तरी बिहार में इस प्रकार के झील पाए जाते हैं। बेतिया का सरैयामान या बेगूसराय का कांवड़ झील इसके उदाहरण हैं। अब नंबर 3 देखिए, क्रेटर झील। जब ज्वालामुखी के क्रेटर से राख और लावा आना बंद हो जाता है तब क्रेटर में वर्षा का जल जमा होकर झील में परिणत हो जाता है। बोलीविया का टीटीकाका और टर्की का बॉन झील इसके उदाहरण हैं। अब देखिए 4 में लैगून झील। स्पिट तथा रोधिका के द्वारा समुद्र तटीय प्रदेशों में जब समुद्री जल समुद्र से अलग कर लिए जाते हैं तब ऐसे झील लैगून कहलाते हैं। अब लैगून का उदाहरण देखिए, भारत स्थित चिल्का एवं पुलिकत झील हैं। अवरोधक झील। कभी कभी पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन के कारण चट्टानें गिरकर नदियों के प्रवाह को रोक देते हैं तो इससे भी झील बन जाते हैं। इसे अवरोध झील कहते हैं। नंबर 6, हिमानी झील। हिमालय क्षेत्र में हिमानी द्वारा निर्मित झीलों में नैनीताल, भीमताल आदि सुंदर उदाहरण हैं। नंबर 7 देखिए, भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। जम्मू कश्मीर में वुलर झील मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। जल विद्युत पैदा करने के लिए
नदियों पर बांध लगाए जाने से भी झील का निर्माण हुआ है। राजस्थान का लवण युक्त सांभर झील इस प्रकार के झील हैं। झील मानव के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।